Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का हिस्ट्री का 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का 6th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के हम ऑलरेडी 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने फ्रीडम की थ्योरीज, साथ ही साथ फ्रीडम के कॉजेस, फ्रीडम के इंपॉर्टेंस और तो और हमने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जितने भी रीजंस हैं, यानी जिनकी वजह से फ्रीडम फाइटर जो 1857 का स्ट्रगल हुआ है वो फेल हुआ है, इस सब बातों को हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 का हुआ उसका इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स की बात की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रिटिशर्स ने लाए थे 1857 के स्ट्रगल के बाद। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स की, यानी कि हम कुछ प्रोमिनेंट मेन फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहब, इन लोगों की बात करेंगे। ये सारे हमारे आदरणीय बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं एग्जाम के रिगार्डिंग कि आपके एमपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होती है 10 की, उसमें आपको शॉर्ट नोट जरूर पूछा जाता है। हिस्ट्री के 7th चैप्टर से बार बार शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। टोटल 6 जो है फ्रीडम फाइटर्स है प्रोमिनेंट, इन 6 में से कोई भी 2 फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने जरूर आता है, कंपलसरी आता ही आता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। यानी आपके पास 3 और 4 मार्क्स कंपलसरी गेन करने का चांस है बहुत अच्छा, सिर्फ इन 6 लोगों के बारे में पढ़ के, है ना। तो हम इन फ्रीडम फाइटर्स को डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आता है तो हम शॉर्ट नोट टाइप ही पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट आपको थ्योरी में ही लिखना चाहिए, हम उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना कोई समय गए हम शुरू करते हैं, अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 के स्ट्रगल के समय बहुत सारे लोग जो थे वो उस फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, यानी हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने क्या किया था, उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे वहाँ, सबके बारे में, उन सब के बारे में हम मेंशन यहाँ नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए उन सब के बारे में मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ खास जो प्रोमिनेंट रहे, मेन जो वो वेल नोन थे, लोगों को जानते थे, लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने कुछ ज्यादा बहादुरी वाले कार्य किए थे, उन्हीं लोगों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी कुछ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, इनकी बात हम करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये इस बात का रखना है कि यहाँ पर हम उन फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं जो 1857 तक थे। हम उसके बाद के फ्रीडम फाइटर जैसे कि हमारे शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, शहीद चंद्रशेखर आजाद, है ना, सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस, और तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, इन सब की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 1857 स्ट्रगल के बाद प्रोमिनेंट लीडर्स बने। उसके पहले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे कि मंगल पांडे हो गए, झांसी की रानी हो गई, तात्या टोपे, नाना साहब, उनकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इन सभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मंगल पांडे की। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री के, हमारे इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री के एक बहुत ही अंडररेटेड और प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर जो कि यंग थे, मंगल पांडे। जी हाँ, बहुत ही यंग के एज में ही इनको फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे जो है एक यंग फ्रीडम फाइटर में रहे हैं, जिन्होंने लोगों को आने वाले समय में हमेशा इंस्पायर किया। इवन आज भी मंगल पांडे का नाम सुनकर, उनकी जीवनी पढ़कर, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़कर, उनके कामों को पढ़कर इंडियन लोग क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। हम इंडियंस इंस्पायर हो जाते हैं। तो उन्हीं मंगल पांडे के बारे में पढ़ना है। मंगल पांडे जैसा कि हम जानते हैं ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं, पांडे सरनेम में, ठीक। तो मंगल पांडे वाज ए सोल्जर हु वाज पोस्टेड इन द बैरकपुर छावनी, बंगाल, ठीक। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे मेन बात ये कि मंगल पांडे इंडियन सोल्जर हैं, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स। जी हाँ, शॉर्ट नोट आपको लिखने आता है, शॉर्ट नोट, इट्स वो जो नोट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट वाइज पॉइंट। अभी तक हमने पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा सब कुछ, हर टॉपिक, लेकिन जो शॉर्ट नोट है उसे नोट की तरह लिखना चाहिए, शॉर्ट नोट दिखना चाहिए, उसी हिसाब से मार्क्स मिलता है। तो हम इसलिए इसे नोट के टाइप में पढ़ रहे हैं, ना कि पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको बैकग्राउंड जान लीजिए। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है कि मंगल पांडे जो हैं वो भले ही ब्रिटिश सोल्जर में काम कर रहे हैं, ब्रिटिश सोल्जर मतलब ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं, लेकिन इंडियन सोल्जर है, यानी है वो इंडियन और काम कर रहे हैं किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। बट वो ब्रिटिशर्स के सारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते थे, यानी ऐसा नहीं ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडियन पे गोली चला तो गोली चला देते थे, है ना, ये अपोज भी करते थे। तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो मंगल पांडे वाज ए सोल्जर हु वाज पोस्टेड इन द बैरकपुर छावनी ऑफ बंगाल। बंगाल के बैरकपुर में, छावनी, छावनी का मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं इस वर्ड का मतलब। छावनी क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे आर्मी क्या करती है, अपना कैंप लगाती है।
यानी आर्मी जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अपना बेस बना लेती है, वहीं पे हथियार जमा करती है, टेंट लगाती है, वहीं पर उनके लोग रहते हैं, सारे बिल्डिंग्स बनती है। तो यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो एरिया आर्मी ऑक्युपाई कर लेती है अपने काम के लिए उसे क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। तो बंगाल में बैरकपुर एक जगह पर आर्मी ने ऐसी एक छावनी बनाकर रखी थी, ठीक। आज भी हमें देखने मिलती है, आज भी छावनी ही कहा जाता है। हमारी इंडियन आर्मी जो है अभी वो क्या करती है, कहीं कहीं पर अपना बेस बनाती है, वहाँ पे हथियार बनाती है या पोर्ट बनाती है, जाके वो अपने एरोप्लेन्स उड़ा सके, अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर सके, परेड कर सके, इस तरह की चीजें, हथियार इकट्ठा कर सके। ये सब करने के लिए हमारे आर्मी जो जिस जगह को ऑक्युपाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है, चारों ओर से बाउंड्री होती है, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती पब्लिक को, है ना, आम आदमी को, ठीक। तो वैसे ही मंगल पांडे जो है बंगाल के बैरकपुर छावनी में पोस्टेड थे। इंडियन सोल्जर है लेकिन ब्रिटिश आर्मी में है, ये इंडियन है लेकिन ब्रिटिश सोल्जर है और ब्रिटिश आर्मी में वर्क करते हैं। पहला बात तो वो क्लियर हो गया। मंगल पांडे वॉज एन इंडियन सोल्जर हु वाज पोस्टेड इन बैरकपुर छावनी ऑफ बंगाल, ठीक, क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, ऑन 29 मार्च 1857 he refused to open the loaded cartridges with the teeth। 29 मार्च 1857 क्या हुआ, मंगल पांडे ने अपने दांतों से वो जो बंदूक की गोली होती थी लाडेड कार्ट्रिजेज उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, दांतों से छीलने से मना कर दिया। पहले की जो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इमीडिएट रीजंस में ही, कि पहले के समय में क्या होता था, जो बंदूक हुआ करती थी उस वक्त, जो बंदूक आती थी बड़ी सी, जो वेपन हुआ करता था वो क्या था, उसमें जो गोली डालते थे वो गोली, वो कार्ट्रिज, उसको कारतूस बोलते थे, कार्ट्रिजेज बोलते थे। वो जो कार्ट्रिजेज के ऊपर कोटिंग डाली जाती थी, तो वो जो कोटिंग है वो काउ फैट और पिग फैट की कोटिंग बना दी थी कि लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक। तो काउ फैट और पिग फैट की कोटिंग कार्ट्रिजेस को दांत से चबा कर उस गोली को फिर बंदूक में भरना पड़ता था। जबकि मंगल पांडे जो है वो ब्राह्मण थे, इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे, तो उन लोगों में जो नॉनवेज खाना है वो वर्जित होता है, खासकर गौ माता यानी कि काऊ जो है वो एक हॉली एनिमल है, उसे माता मान के पूजा की जाती है, तो उन्होंने ये काम करने से रिफ्यूज कर दिया। अब इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि काउ फैट पिग फैट कार्ट्रिजेस क्यों लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था ताकि इंडियंस को क्या किया जा सके, इंडियंस के बीच में डिवाइड पैदा किया जा सके, बंटवारा किया जा सके। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, काउ फैट और पिग फैट कोटेड कार्ट्रिजेस लाया था। यानी कि जो इंडियंस ब्रिटिश की सेना में है, अगर वो हिंदू हैं तो काउ फैट कार्ट्रिजेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो पिग फैट इस्तेमाल करेंगे। और जो मुस्लिम्स हैं कहाँ पर, ब्रिटिशर्स की आर्मी में सोल्जर हैं, वो काउ फैट इस्तेमाल करेंगे, पिग फैट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पिग उनके लिए होली है और काउ इंडियंस के लिए होली है। तो ये जो भी सिस्टम है ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, एक दूसरे से लड़वाने के लिए ब्रिटिशर्स ने लाया था, ऐसा कहा जाता है। हमारे इंडियन हिस्टोरियंस का यही मानना है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ये डिवाइड करने के लिए ये सारा सिस्टम किया था, तो हम भी यही मानकर चलते हैं, ठीक। लेकिन जो 29 मार्च 1857 के इंसिडेंट हुआ, यानी कि मंगल पांडे ने क्या किया, ये काम करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने कहा कि मैं उस काउ फैट पिग फैट कोटेड कार्ट्रिजेज को दांतों से नहीं छीलूंगा, मैं दांतों से छील के इस्तेमाल नहीं करूंगा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो इसी बात को लेकर उनके और उनके ऑफिसर की बहस हो गई, झगड़ा हो गया। मंगल पांडे एंड हिज सीनियर ऑफिसर गॉट क्या कहते हैं उसके एंगर, गुस्से में आ गया और उनके बीच क्या हो गया, क्वारल, एक झगड़ा हो गया दोनों के बीच में ना। देयर वाज क्वारल बिटवीन द मंगल पांडे एंड हिज सीनियर ऑफिसर, है ना, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और इसी बात में मंगल पांडे गुस्से में आके एंड शॉट एन ऑफिसर डेड इन हिज एंगर, और मंगल पांडे अपने गुस्से में आकर बंदूक से क्या कर दिया, अपने ही ऑफिसर को मार दिया। जी हाँ, उन्होंने अपने ऑफिसर को मार दिया। तो ये उन्होंने क्राइम किया है, आर्मी का रूल तोड़ा है, मतलब सोल्जर में अपने ही ऑफिसर को मार देना क्या मर्डर ही होता है, तो क्राइम ही है। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर ट्रायल चला, मतलब मुकदमा चला और फांसी दी गई उनको। ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दो डेटा याद रखने वाली बात है। पहला डेटा ये 29 मार्च 1857 को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कार्ट्रिजेस और ऑफिसर को मारा था, और 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी, उन्हें फांसी दी गई। यानी लगभग 10 दिन के अंदर ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने कितनी जल्दी फांसी दे दी किसे, मंगल पांडे को। और आज जब आप देख लीजिए कोई क्राइम करता है तो हमारे यहाँ सालों लग जाते हैं केस की सुनवाई में, फिर सालों बाद फैसला आता है, फांसी भी और सालों बाद होती है। तो ये सारा सिस्टम चलता है हमारे यहाँ। उस वक्त ब्रिटिशर्स क्या करते थे, खुद ही कर देते थे, यानी बिना जांच पड़ताल के सही से डायरेक्ट फांसी दे दिया करते थे, उनका ही रूल चलता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कहानी शॉर्ट नोट कैसे मंगल पांडे के बारे में बताया गया है। आपको क्या ध्यान रखना, मंगल पांडे जो है वो इंडियन पर्सन है, लेकिन इंडियन सोल्जर, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत है। ही वॉज पोस्टेड इन द बैरकपुर छावनी ऑफ बंगाल। जी हाँ, वो बैरकपुर छावनी में बंगाल में पोस्टेड हैं। और क्या हुआ कहानी में,
29 मार्च 1857 को उन्होंने एक लोडेड कार्ट्रिजेज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, है ना। ही रिफ्यूज टू ओपन ए लोडेड कार्ट्रिजेज विथ हिज टीथ, यानी अपने दांतों से चबा के ओपन करने का मना कर दिया था वो कारतूस को, है ना, क्योंकि वो काउफैट और पिगफैट कोटेड कार्ट्रिजेज थे, ये उन्होंने मना कर दिया था। किसने? मंगल पांडे ने, ठीक। और इसी बात को लेकर उनका उनके सीनियर ऑफिसर झगड़ा गया। देयर वाज क्वारल बिटवीन मंगल पांडे एंड सीनियर ऑफिसर ड्यू टू ऑन दिस इशू ऑफ नॉट यूजिंग लोडेड कार्ट्रिजेज। जी हाँ, इस लोडेड कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करने पे उनका झगड़ा हो गया। और इसी बीच मंगल पांडे शॉट डेड हिज ऑफिसर इन हिज एंगर। मंगल पांडे ने गुस्से में आकर उस सीनियर ऑफिसर की जान से मार डाला, उनकी हत्या कर दिया ना, मर्डर कर दिया, ठीक। He was arrested and hanged to death on 8 अप्रैल 1857। फाइनली जो मंगल पांडे है वो अरेस्ट किए गए 8 अप्रैल 1857 को और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, है ना। He was arrested and hanged to death on 8 अप्रैल 1857। तो ये बात होगी स्टूडेंट मंगल पांडे की। ये शॉर्ट नोट हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर किसका? मंगल पांडे का। तो ये आपने देख लिया कि मंगल पांडे का शॉर्ट नोट है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है 2 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने आते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। आपको ध्यान रखना है, अगर मंगल पांडे का शॉर्ट नोट आया तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर की, जो कि है बहादुर शाह जफर। उनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मंगल पांडे के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में। जी हाँ, जो मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड, उनकी हम बात करेंगे। कैसे उनका कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम फाइटर 1857 का जो स्ट्रगल था उसमें, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ये वो जो सेंटेंस इसको याद रखिए, कई बार यूट्यूब में पूछा जा चुका है, ब्लैंक से पूछा जाता है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो हमें बताना पड़ेगा कि बहादुर शाह जफर सेकंड वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा, मैचिंग में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर चूज द ग्रेड में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, तो वन वर्ड यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर सेकंड वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह सेकंड, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट उसके पिताजी थे, उसी के नाम पे रहता है। पहले जमाने में जो राजा थे, किंग लोग होते थे, वो अपना नाम नहीं बदलते थे, बस पेरेंट्स के नाम में उनका 1 2 3 4 ऐसा आगे बढ़ जाता था, ठीक है। दूसरी बात, चलिए देखते हैं आगे। ऑन May 10, 1857 द सोल्जर्स ऑफ मेरठ कंटेनमेंट मार्च टू दिल्ली फॉलोइंग ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। 10 मई 1857 को क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, मंगल पांडे ने काउफैट पिगफैट लोडेड कार्ट्रिज इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो उसी को देखते हुए बाकी जगहों पर भी, ये मेरठ में भी, दिल्ली में भी कई सोल्जर्स ने क्या किया था, उसी तरह से विरोध किया था। उन सोल्जर्स को भी आर्मी से निकाल दिया और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो इसी तरह से कुछ और जगह, खासकर मेरठ के सोल्जर्स थे, वायलेंट हो गए, उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को मार दिया और सारे अपने साथियों को छुड़ा लिया। और वो मार्च करते हुए कहाँ चले गए, रिवॉल्ट करते करते कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में जाके वहाँ दिल्ली में जो भी ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स के, जो भी आर्मी थी ब्रिटिश वाले की, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको हरा दिया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया, दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली को जीतना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, और दिल्ली को जीत लिया किन लोगों ने, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने। ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ, तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने काउफैट पिगफैट कोटेड कार्ट्रिजेज इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिससे क्या हो, यूनिटी जो है इंडियंस की टूट जाए, यानी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाने के लिए। तो इसी का अपोज करते हुए मंगल पांडे ने जो पूरा इंसिडेंट किया, हमने जस्ट अभी पढ़ा। फिर मंगल पांडे के इंसिडेंट से इंस्पायर होके बाकी इंडियन सोल्जर्स ने भी यही काम किया, क्योंकि इंडियन सोल्जर जो भी थे वो इंस्पायर हो चुके थे मंगल पांडे के इवेंट से, है ना, मंगल पांडे के इंसिडेंट से। और उन्होंने भी क्या किया, अपने ऑफिसर्स को मारा, या फिर उन्होंने काउफैट पिगफैट कोटेड कार्ट्रिजेज इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। फिर उन लोगों ने जब ये जो लिमिट क्रॉस हो गई, यानी बार बार सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर को जेल में डाला जाने लगा काउफैट पिगफैट कोटेड कार्ट्रिजेज इस्तेमाल न करने की वजह से, तो फाइनली मेरठ के जो रेजिमेंट में, मेजर के कंटेनमेंट में, यानी वहां की छावनी में, वहां के एरिया में जो भी इंडियन सोल्जर पोस्टेड थे, उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसर्स को मार दिया और क्या किया, अपने सारे इंडियन सोल्जर्स को छुड़ा लिया और कहां चल दिए, दिल्ली की तरफ मार्च करने चल दिए। दिल्ली में जाकर दिल्ली को, वहां पे जितने भी ब्रिटिश सोल्जर थे उनको हराया और दिल्ली को कब्जे में कर लिया था, दिल्ली जीत लिया था, ठीक। On 10 May 1857, the soldiers of Meerut cantonment marched to Delhi फॉलोइंग ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह उन्होंने चलाया था उसी को फॉलो करते हुए कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। हैविंग कॉन्कर्ड दिल्ली, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर सेकंड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। और जब उन्होंने दिल्ली को जीता तो बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना राजा घोषित कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम क्वीन विक्टोरिया या फिर क्वीन एलिजाबेथ को अपना रानी नहीं मानेंगे, यानी इंग्लैंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपना राजा रूलर किसे मानते हैं, बहादुर शाह जफर सेकंड को मानते हैं। यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने खड़ा कर दिया किसको, बहादुर शाह जफर सेकंड को, ठीक।
डिस्पाइट हिज ओल्ड एज बहादुर शाह जफर सेकंड एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट। जी हाँ, बहादुर शाह जफर 80s में थे, यानी वो 86 या 84 कुछ ऐसे इयर्स के थे, शायद 82। तो इतने एज होने के बावजूद बहादुर शाह जफर जो हैं वो किस में आ गए, रिवॉल्ट में आ गए। उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं लीडरशिप मानता हूँ। भले वो लड़ाई में जा नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, अंदर ही अपने महल में ही रहते थे, लेकिन फिर भी बहादुर शाह जफर सेकंड ने एक्सेप्ट कर दिया प्रपोजल कि हाँ मैं रिवॉल्ट का लीडर बनूंगा और मैं इंडियंस का लीडर रहूंगा उनका, और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई क्या करूंगा, लड़ूंगा। लेकिन इसमें बहादुर शाह जफर का भी अपना खुद का सेल्फ मोटिव यानी खुद का स्वार्थ छुपा था। बहादुर शाह जफर मुगल थे, वो भी इंडिया को लूटना चाहते थे, वो भी इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स भी इंडिया को लूटना चाहते थे, इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के रहते हुए मुगल नहीं जीत सकते और मुगल के रहते हुए ब्रिटिशर्स से काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मुगल्स ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे और ब्रिटिशर्स मुगल्स को भगाना चाहते थे। इंडियंस से किसी को लेना देना नहीं था, ये तो बस अपने मौके का फायदा उठाकर क्या कर रहे थे, इंडियंस को यूज कर रहे थे मुगल लोग। ठीक है, फिर भी यहाँ पर दिया गया इनके बारे में तो हम पढ़ते हैं। ठीक, तो बहादुर शाह जफर सेकंड एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट। ठीक, उसके बाद ही रोड पर्सनल लेटर्स। इन्होंने क्या किया, अब लीडर तो बन गए, लड़ तो नहीं सकते आज लड़ाई क्योंकि बूढ़े हैं बहुत। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया ना, जब लड़ नहीं सकते, खुद सेनापति नहीं बन सकते, तो इन्होंने और क्या किया, ही रोड पर्सनल लेटर्स टू द रूलर्स ऑफ पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर एंड राजपूत किंग्स। इन्होंने क्या किया, जो पर्सनल लेटर्स लिखे, यानी कुछ क्या कह सकते हैं हम इसको, अपने पर्सनल तरीके से, मतलब खुद से लेटर लिखे, कोई पॉलिटिकल लेटर नहीं था, वो हेल्प मांगने के लिए लेटर लिखा इन्होंने कि आप सभी यानी ग्वालियर के लीडर, पटियाला के लीडर और कश्मीर के जो भी राजा रहे होंगे उनको बुलाया गया, और राजपूत किंग्स को कि आप क्या कीजिए, हमारी हेल्प के लिए आइए, हम दोनों मिलकर यानी हम सब मिलकर, सारे राजा जो हैं चाहे वो मुगल हो या राजपूत हो या दूसरे लोग, मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे और ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाएंगे। इन्होंने ऐसा लेटर लिखा पर्सनल, सबको रिक्वेस्ट की एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिल्ली कैप्चर्ड बाय सोल्जर्स। जैसे कि हमने देखा कि जिस तरह से इंडियन सोल्जर्स ने दिल्ली पे कब्जा किया, जिस तरह से इंडियंस ने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया और बाकियों को हराया, तो ये बहुत ही देखने वाली बात थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ही सदमे वाली बात थी ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि दिल्ली जो है कैपिटल थी इंडिया की, और दिल्ली को जीतना मतलब पूरे इंडिया को जीत लेने के बराबर था। तो जब दिल्ली हाथ से चली गई तो ब्रिटिशर्स को ध्यान में आया कि अगर ब्रिटिशर्स ने अपनी फुल पावर नहीं इस्तेमाल की और ब्रिटिशर्स इसी तरह लाइटली लेते रहे इस रिवॉल्ट को, तो वो इंडियन जो है ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से भगा देंगे इंडिया से। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स का एक सोल्जर था जिसका नाम था क्या, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, दिल्ली जैसे कि ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का, सोल्जर्स ने किया किसी खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ दिल्ली कब्जा कर लिया। तो जब दिल्ली कब्जा कर लिया तो ये बात पूरे इंडिया में फैल गई कि हमारे कुछ इंडियन सोल्जर ने दिल्ली को कब्जे में ले लिया है। तो बाकी सोल्जर्स और बाकी लोग इंस्पायर हुए कि हम क्या करते हैं, हम भी ब्रिटिशर्स को हराते हैं और इस इलाके को कब्जे में लेते हैं। तो रिवॉल्ट और बढ़ने लगा। तो इस बात से बहुत परेशान हो गए ब्रिटिशर्स कि अगर दिल्ली को वापस नहीं लिया तो लोग क्या करेंगे, बहुत भड़क जाएंगे और लोग मोटिवेट होकर और रिवॉल्ट कर देंगे। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने डिसाइड किया कि वो इस रिवॉल्ट को खुद ही क्या करेगा, सप्रेस करेगा, यानी दिल्ली के रिवॉल्ट को फिर सप्रेस करेगा और दिल्ली को फिर से वापस हासिल करेगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग डिसाइडेड टू क्रश द रिवॉल्ट इन दिल्ली बाय हिमसेल्फ। वो इतना ज्यादा उतावला था, वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि अब वो खुद चाहता है कि वो दिल्ली के रिवॉल्ट को खुद ही क्रश करेगा, किसी ऑफिसर आर्मी को ज्यादा नहीं भेजेगा अकेले, वो खुद ही चलेगा, ठीक, डिस्ट्रॉय करने आर्मी के साथ ही। बहादुर शाह आर्मी वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स आर्मी। बहादुर शाह जफर की आर्मी और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई हुई, लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन होने के नाते वो ज्यादा एडवांस थे आर्मी में, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, मुगल आर्मी को यानी कि बहादुर शाह जफर की आर्मी को फाइनली हरा दिया। और बहादुर शाह जफर की फाइनली आर्मी जो हारी तो 1857 का रिवॉल्ट वहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो तो राजा थे और राजा ही कंट्रोल में नहीं है तो रिवॉल्ट तो खत्म। फिर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, बहादुर शाह जफर आर्मी वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, दे अरेस्टेड हिम। ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया बहादुर शाह जफर को, दे मतलब ब्रिटिशर्स, हिम मतलब बहादुर शाह जफर। They arrested him and exiled to Rangoon where he died in 1862. उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और उसे कहाँ भेज दिया, रंगून, यानी देश से बाहर निकाल दिया। क्योंकि उसे देश से बाहर निकाल देंगे तो ना राजा देश में रहेगा और ना लोग क्या कर पाएंगे, उसका सपोर्ट ले पाएंगे। और मार भी नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स, मार देते तो क्या होता और विद्रोह हो जाता, लोग और भड़क जाते कि हमारे राजा को मार दिया, लोग और ज्यादा पावर से लड़ते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स मार नहीं सकते थे, है ना, पॉलिटिकल गेम खेला उन्होंने, मारा नहीं, उन्होंने विदेश भेज दिया और फाइनली उधर विदेश में जाके रंगून में जाके उनकी डेथ होगी 1862 में। तो ये इतनी कहानी है किसकी, बहादुर शाह जफर सेकंड की। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस कहानी में, यानी इस स्टोरी में कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो मुगल एम्परर हैं, वो भी इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं, जबकि ब्रिटिश जो हैं वो भी इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं। पर ब्रिटिशर्स बाद में और मुगल पहले, तो मुगल इंडिया पे कब्जा करके बैठे थे, तो इंडियंस जो थे मुगल से पहले परेशान थे, तो फिर ब्रिटिशर्स आ गए, तो इंडियन ब्रिटिशर्स और मुगल दोनों से परेशान थे। पर मुगल्स जो हैं अब थोड़े से इंडियन का साइड लेने लगे, क्योंकि कौन आ गया है बाहर से, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स चाहते हैं मुगल को भगा के इंडिया पे कब्जा किया जाए
मुगल चाहते हैं ब्रिटिशर्स को भगा के इंडिया पे कब्जा किया जाए, और ये दोनों चाहते हैं इंडियंस को सताना, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना और इंडिया के ऊपर कब्जा करना। लेकिन इंडियन लोगों ने किसका सपोर्ट लिया? मुगल्स का, ताकि ब्रिटिशर्स को भगाया जा सके। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ने अपना स्वार्थ देखा, ब्रिटिशर्स ने भी और मुगल्स ने भी। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंडियन पीपल का भला चाहता था। ये सारे के सारे अपना भला चाहते थे, अपने देश जहां से लोग आए थे उसका भला चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने बहादुर शाह जफर सेकंड की, है ना, जिन्हें 10th में 1857 को क्या प्रोक्लेम किया गया था? किंग, एम्परर ऑफ द इंडिया, रूलर ऑफ द इंडिया प्रोक्लेम किया गया था। तो स्टूडेंट, ये पहली बात आप ध्यान रखिएगा, 10th मई 1857 को उन्हें किंग, एम्परर ऑफ द इंडिया क्या किया गया? एक्सेल किया, प्रोक्लाइम किया गया। दूसरी बात, ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर, और इनको हराने कौन गया था? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ और इनकी डेथ का भी 1862। यानी पर 4 बातें इसको ध्यान रखनी शॉर्ट नोट से। पहला, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड थे। दूसरी बात कि इनको किंग, एज ए किंग, रूलर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम कब किया गया? 10th में 1857 को। तीसरी बात, इनकी डेथ कब हुई? 1862। और चौथी कि दिल्ली को कब्जा करने के फिर से वापस लाने के लिए, दिल्ली के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए कौन गया था? खुद ही लॉर्ड कैनिंग गया था। याद रखिए, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, 10th में 1857 को प्रोक्लेम किया गया एज ए किंग, लॉर्ड कैनिंग गया सप्रेस करने दिल्ली का रिवॉल्ट, और चौथा 1862 में बहादुर शाह जफर डेड, है ना। ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी है इस शॉर्ट नोट से। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे तीसरे फ्रीडम फाइटर यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जी हाँ, झांसी की रानी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हमें जानेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी। जी हाँ, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में लगभग सभी जानते होंगे। इनका नाम लगभग सभी ने सुना है। आप सब भी जानते हो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन है। इनकी स्टोरीज को आपने बुक्स में, मूवीज में, सीरियल्स में, इवन टीवी सीरियल्स में आपने देखा है, बुक्स में भी पढ़ा है। इनकी जो स्टोरी है, स्टोरी लाइफ है, बहुत ही फेमस है और आज भी लोगों के द्वारा सुनाई जाती है। लोग आज भी इनकी स्टोरीज को, इनके ऊपर लिखी गए देशभक्ति के गीत, इनके ऊपर लिखी गई कविताएं बहुत फेमस है। तो उन्हीं के बारे में, इन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानते हैं, इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी और कितनी बहादुरी से लड़ी थी इन्होंने, कैसे अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। चलिए हम देखते हैं। द हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव, डाइड इन 1854। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी शादी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। जब उनकी शादी हो गई, मैरिज के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया, और उसके बाद जिनसे उनकी मैरिज हुई वो महाराज गंगाधर राव थे, जो झांसी के राजा थे। तो महाराज गंगाधर राव की डेथ के बाद क्या हो गया, झांसी का जो पूरा थ्रोन है, यानी उसका जो तख्त है, यानी कि वो राजगद्दी है, कौन संभालने लगे? झांसी की रानी खुद ही संभालने लग गई। लेकिन उस वक्त ब्रिटिशर्स ने रूल बना रखा था कि अगर कोई राजा बिना मेल सन के मर जाता है, यानी इफ एनी इंडियन किंग डाइड विदाउट ए मेल सन, देन हिज टेरिटरी विल बी मर्ज विद ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जी हाँ, हड़प नीति जिसे कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बनाई थी। अंग्रेजों ने इंडियन राजाओं की, इंडियन रूलर्स की संपत्ति को हड़पने के लिए, उनके राज्य को हड़पने के लिए एक रूल बनाया था जिसे कहा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक, तो जैसे पॉलिटिकल रीजन हमने पढ़ा था कि 1857 के स्ट्रगल में जो पॉलिटिकल रीजन है उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के तहत इंडियंस के कई राज्य हड़पे गए थे, जैसे कि नागपुर, झांसी, सतारा, इन सबको हड़प लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत। ठीक, तो जैसे ही महाराज गंगाधर राव की डेथ हुई तो उनका कोई मेल सन नहीं था, यानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव, इनका कोई बेटा नहीं था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटा गोद लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दे डिनाइड द सक्सेसर थ्रोन ऑफ द झांसी। उन्होंने उस बेटे को, जो सौतेला बेटा जिसे गोद दिया गया है, उसे मानने से, राजा मानने से इनकार कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली रूल जो है यहाँ लगाने वाले हैं झांसी पे, और वो पॉलिसी फॉलो होगी। यानी गंगाधर राव बिना किसी मेल चार्ट के मर गए हैं, तो उनकी टेरिटरी कौन हड़पेगा? हम ब्रिटिशर। बट झांसी की रानी ये टेरिटरी उन्हें नहीं देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो खुद रूल करना चाहती है, वो इस एबल थी, और कुछ समय तक उन्होंने रूल किया भी, कुछ सालों तक उन्होंने झांसी के ऊपर कंट्रोल करके रखा और रूल किया भी बहुत ही कुशलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं ये कमी महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि वो एक किंग की तरह नहीं है। उन्होंने झांसी, इसलिए तो उन्हें झांसी की रानी कहा जाता है, बहुत फेमस इसी नाम से। लक्ष्मीबाई से ज्यादा फेमस तो उनका नाम है, झांसी की रानी जो टाइटल दिया गया है वो फेमस है। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड देयर एडॉप्टेड सन द हायर टू द थ्रोन, यानी कि राजगद्दी का वारिस मानने से इनकार कर दिया उस गोद दिए हुए बेटे को। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पहले ही आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगाना चाहती है और क्या करना चाहती है, झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहती है। लेकिन झांसी की रानी ने क्या किया है, इस अपने राज्य को, झांसी को ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में देने से मना कर दिया, और उन्होंने क्या किया, एडॉप्टेड सन गोद ले लिया, गोद ले लिया एक बेटे को, ताकि वो क्या कर सके, राजा बन सके। लेकिन ब्रिटिशर्स से मानने से इनकार कर दिया, है ना।
और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, दे वांटेड टू मर्ज झांसी इन ब्रिटिश एम्पायर। Britishers government denied their adopted son the heir to the throne and wanted to merge झांसी in British Empire, और चाहते थे कि वो झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया जाए। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई ने इस बात का बहुत विरोध किया। रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्टेड एंड फॉट फियर्सली। रानी लक्ष्मीबाई ने इस बात का बहुत विरोध किया कि मेरा जो बेटा दिया गया है गोद, वो मेरा बेटा है, भले ही वो महाराज गंगाधर राव का सगा बेटा ना हो, लेकिन फिर भी उसे अडॉप्ट किया गया तो बेटा है, मेल चाइल्ड है, और वो राजगद्दी संभालने में वारिस जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो, राजगद्दी संभाल सकता है, झांसी का अच्छा राजा बन सकता है। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने मानने से इनकार कर दिया, और इसीलिए ब्रिटिशर्स और झांसी की रानी की क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और झांसी की रानी बहुत ही बहादुरी से लड़ी। ठीक, एंड शी फॉट fiercely, having defeated by heroes, she landed in Kalpi। फिर भी लेकिन जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी बड़ी थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने अपने कमांडो को भेजा था, इसका नाम था हीरोज, कमांडो हीरोज। वो हीरोज के हाथों हार गई, यानी झांसी का किला बचा नहीं पाई, उन्होंने किला छोड़ के निकलना पड़ा। जब वो किला छोड़ के निकली तो उन्होंने अपने हेल्पर तात्या तोपे, जो उनके हेल्पर थे, फ्रेंड रहे और गुरु भी रहे, उन्हें बुलाया, उनकी हेल्प की मदद से उन्होंने हेल्प लेकर ग्वालियर किले को कब्जे में लिया। झांसी का किला ही उनसे भले ही छूट गया हो, लेकिन ब्रिटिशर्स से कब्जे वाला ग्वालियर का जो किला है, ग्वालियर फोर्ट है, उसको उन्होंने झांसी की रानी ने तात्या तोपे की मदद से क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये कमांडर हीरोज ने झांसी की रानी का पीछा नहीं छोड़ा, वो झांसी से पीछा करते करते कहां पहुंच गया, and with the help of तात्या तोपे she acquired the Gwalior fort। British commander heroes besieged ग्वालियर फोर्ट। और झांसी की रानी का पीछा करते करते ये जो कमांडर हीरोज है ब्रिटिशर्स का, वो झांसी की रानी के पीछे पीछे कहां तक पहुंच गया, वो सीधा कालपी पहुंच गया। कालपी कालपी बोल रहे हैं, कालपी जगह का नाम है, और वो ग्वालियर फोर्ट वहां पर है कालपी में। ठीक, तो ग्वालियर फोर्ट के पास पहुंच गया और उसने अपनी पूरी आर्मी के साथ ग्वालियर के किले को घेर लिया। अभी जस्ट पहले ही लड़ाई लड़कर आई थी कौन, झांसी की रानी, जिसमें थोड़ी सी घायल भी थी, लड़कर आई थी, थकी हुई थी, और अभी लड़के उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को कब्जे में लिया था। तो इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस कमांडर हीरोज ने पूरे किले को घेर कर लिया था ना, हीरोज बिसाइड्स टू ग्वालियर फोर्ट। ठीक, ऑन 18 जून 1858 को लक्ष्मीबाई सैक्रिफाइड हर लाइफ इन सोल्जर्स आउटफिट। जी हाँ, वो अपने सैनिकों की तरह ही ड्रेस पहनकर लड़ती थी। अब किसी फीमेल की तरह या रानी की तरह उन्होंने ड्रेसअप नहीं किया था, वो लड़ाई में अपने सैनिकों की तरह पूरी तरह से कवच पहन के, हथियार लेके उसी तरह लड़ती थी घोड़े पर, और उसी तरह उनकी डेथ हो गई, यानी अपने आप को सैक्रिफाइड कर दिया उन्होंने। और उनकी डेड बॉडी कोई अंग्रेज ना छू पाए, कोई ना ले पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया था कि उन्हें जला दिया जाए किसी कमांडर से पहले ही। तो एक झोपड़ी में उन्हें रखा गया और झोपड़ी को बाहर से आग लगा दी गई, यानी वो खुद सेक्रीफाइस हो गई, अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिंदा ही जल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना शरीर जो है ब्रिटिशर्स के हाथ लगने नहीं दिया, यानी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ था पकड़ा जाना। ठीक, Finally, on 18 June 1858, Lakshmibai sacrificed her life in soldiers' outfit. Stories of her valor, valor मतलब होता है उनकी बहादुरी की, है ना। Stories of her valor आर स्टिल संग एंड इंस्पायर द इंडियंस। जी हाँ, उनकी बहादुरी के किस्से, उनके बहादुरी के गीत आज भी गाए जाते हैं और जो बहुत फेमस है और इंडियंस को इंस्पायर करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, स्टूडेंट्स आपने सुना होगा वो गीत जो हमने बचपन में भी प्रीवियस क्लासेस थी, यानी आई थिंक मुझे 6th क्लास में पढ़ाया गया था वो स्टोरी, जो बहुत ही फेमस है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी ना, बुंदेलों ने हर बोरों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी बहुत फेमस है और बहुत इंस्पायरिंग है। आप वो स्टोरीज पढ़ेंगे, उनकी वो कविता पढ़ेंगे तो आप खुद ही बहुत इंस्पायर हो जाएंगे, गूज बम्प तक आ जाएंगे, इतना ज़्यादा फेमस और इतने इंस्पायर्ड है। यानी कहने का मतलब है कि झांसी की रानी भले ही मारी गई, उनकी डेथ हो गई, वो सेक्रीफाइड हो गई लड़ाई में, लेकिन फिर भी उनकी स्टोरीज जो है हम इंडियंस को आज भी इंस्पायर करती हैं। झांसी की रानी सभी गर्ल्स के लिए एक रोल आइकॉन है, रोल मॉडल है, ना सिर्फ गर्ल्स वीमेंस के लिए बल्कि हम इंडियन सभी के लिए रोल मॉडल है। यानी एक फीमेल होते हुए, अपने फैमिली संभालते हुए, अपने हस्बैंड के मरने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी, झांसी को खुद उन्होंने कंट्रोल में लिया और वो लगातार लड़ती रही। उन्होंने ग्वालियर का किला भी जीता अपने हेल्पर तात्या तोपे के साथ। जी हाँ, तात्या तोपे उनके राजनीतिक गुरु रहे, पॉलिटिकल गुरु भी थे, है ना। उन्होंने उनको सिखाया भी था, साथ ही साथ वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, जिनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था, ग्वालियर फोर्ट जीता हुआ था। ठीक, तो इतनी बात की हमने किसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक, स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि जो झांसी की रानी है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी 1854 में और हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव। यानी जो डेटाज है यहाँ से आ सकता है वन वर्ड में, वो हम ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला डेटा आपको ध्यान के रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड कौन थे, गंगाधर राव, जिनकी डेथ कब हुई, 1854। यानी पहला डेटा आपको याद रखना है, हस्बैंड गंगाधर राव, डेथ हुई 1854 में।
तीसरी बात, ब्रिटिशर्स से ब्रिटिशर की तरफ से जो लड़ने आया था रानी लक्ष्मीबाई को हराने आया था, कौन आया था? कमांडर हीरोज। ठीक, ये तीसरा डेटा, कौन लड़ने आया था? कमांडर हीरोज। और झांसी की रानी जब झांसी का किला नहीं बचा पाई तो बच के कहाँ चली गई थी? कालपी चली गई थी ना, शी लैंडेड इन कालपी थी। हमारा हो गया चौथा डेटा। और उन्होंने किसकी हेल्प से ग्वालियर फोर्ट जीता था? तो तात्या टोपे की मदद से, यानी 5वां पॉइंट हो गया। और ग्वालियर फोर्ट जीता था उन्होंने, ठीक, कौन सा? तात्या टोपे की मदद से जीता तो ग्वालियर फोर्ट। ये ध्यान रखना है, हमें कुछ पॉइंट्स से बनाने पड़ेंगे जो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में आपको आ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक, और उनकी जो कहानियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली सुनाई देती है। उनकी डेथ कब हुई थी? 18 जून 1858 को। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7। तो हमारे पास 7 डेटा है। तो उसमें देखिए ध्यान से, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड कौन थे? गंगाधर राव। ठीक, वन वर्ड में आ सकता है। दूसरा, उनकी डेथ कब हुई? 1854। तीसरा, कौन सा कमांडर लड़ने आया था? कौन ब्रिटिश की तरफ से लड़ने आया था? रानी लक्ष्मीबाई से कमांडर हीरोज लड़ने आते हैं, HUROS, हीरोज। स्पेलिंग सही होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वन वर्ड में अगर स्पेलिंग आप गलत कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाफ नहीं मिलता है, 0 मिलता है सीधा। ठीक है, शी लैंडेड इन कालपी। कहाँ लैंड किया था उन्होंने? कालपी। और कालपी में उन्होंने किसकी मदद से ग्वालियर फोर्ट जीता? तो तात्या तोपे की मदद से जीता। या फिर तात्या तोपे की मदद से क्या जीता? तो ग्वालियर फोर्ट जीता। और फाइनली रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई? 18 जून 1858 को। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डेटा देखे हैं। ये सारे डेटा जो आपको एग्जाम में वन वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में, मैचिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, चूज द करेक्ट में आ सकते हैं। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ये हो गया रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर शॉर्ट नोट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर हमने 3 शॉर्ट नोट पढ़े, मंगल पांडे के बारे में, बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में, और साथ ही साथ महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी हमने पढ़ा। और हम आगे पढ़ेंगे तात्या तोपे के बारे में, नाना साहेब के बारे में, और साथ ही साथ बेगम हजरत महल के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए और सारे नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। ये शॉर्ट नोट जो है बिल्कुल आप इसी मैनर में, इसी ऑर्डर में बनाया कीजिए, क्योंकि इसी तरह से लिखना होता है एग्जाम में। और इस पर 2 मार्क्स एक शॉर्ट नोट पर, यानी कि 2 शॉर्ट नोट लिखने आते हैं, कम से कम 4 या 3 मार्क्स का वेटेज होता है। तो आपके पास 4 मार्क्स या 3 मार्क्स गेन करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इसी तरह विद्यास्थली वाले सर।